वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दिस इज मयंक राजेश and you are watching info and study. Friends, we are doing a study of medieval Indian history, and in this segment we are going to discuss today the medieval Chola. ठीक है, medieval यानी मध्यकालीन चोलों को हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम अर्ली मेडिएवल फेज यानी कि पूर्व मध्यकाल में देखेंगे। चोलों का जो ओरिजिन होगा, देखिए इसी क्षेत्र पे होगा। ठीक है, जहां पे कभी पल्लव थे, अभी मैं पूरा बताऊंगा मैप में, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर होगा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं कि चोलों को जब हम पढ़ेंगे तो डिफरेंट हेडिंग्स ये होंगे। इंट्रो एंड ओरिजिन भूमिका होगी, और ओरिजिन का मतलब उद्भव कैसे हुआ। शासकों को देखेंगे रूलर्स वाले पोर्शन में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है चोलों का। ठीक है, सोसाइटी समाज, रिलीजन धर्म, और आर्ट यानी कि कला को यहां पर हम देखने वाले हैं, और अलग अलग वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आज हम यहीं तक रहेंगे, इंट्रो एंड ओरिजिन तक रहेंगे, क्योंकि देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आपने मौर्यों को देखा, मौर्य साम्राज्य, आपने पोस्ट गुप्ता गुप्ता पीरियड्स को देखा, हाँ गुप्त साम्राज्य को देखा। इसी तरह आप आगे जब मेडिएवल पीरियड में बढ़ेंगे तो मुगलों को देखेंगे, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो लेकिन ऐसा लगता है कि चोल भी चोलों को जितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था, इन साम्राज्यों से कहीं भी कम नहीं थे वो। ठीक है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस इनको मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हमें समझना है चोलों को समझने के लिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको कहीं लगे कि ये कौन से चोल हैं भाई, हमने तो एक संगम एज में चोल पढ़ा था, तो वो अर्ली चोला थे। ठीक है, और ये मेडिएवल चोला है। संगम एज के चोलों का जो उद्भव होगा वो 300 बीसी के आसपास होगा, यहां मैंने लिखा हुआ है, और इन चोलों का जो उद्भव होगा 850 एडी के अराउंड होगा। ठीक है, ये हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो चोलों को आप दो पार्ट में देख रहे हैं। एक बार आपने देखा संगम एज में, और फिर आप यहां जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा, साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में, और यहां पर आप मेडिएवल हिस्ट्री में देख रहे हैं, और मेडिएवल हिस्ट्री में भी अर्ली मेडिएवल पार्ट में उसे देख रहे हैं। देखिए, जब हमने एक बार बैकग्राउंड जरूर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि मेडिएवल जो हिस्ट्री है यानी मध्यकालीन जो भारत है, उसे हम दो पार्ट में देख रहे हैं। एक अर्ली मेडिएवल फेज, दूसरा लेटर मेडिएवल फेज। ठीक है ना। अर्ली मेडिएवल फेज का जो समय है वो आप देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो हर्षवर्धन आते हैं, तो हर्षवर्धन के शासन काल के बाद से शुरू हो जाता है। जैसे ही हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म होगा, वहां से शुरू हो जाएगा अर्ली मेडिएवल फेज, और ये चलेगा आपको 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 12th सेंचुरी एडी तक। यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल की शुरुआत 606 एडी में होती है, और हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है 647 एडी में। तो 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, हाँ यानी कि 12वीं शताब्दी तक आपका जो 12th सेंचुरी एडी तक आपका जो समय है उसे अर्ली मेडिएवल फेज कहते हैं। तो इसको देखिए दो तरह से देखा जाता है। कई जगह पे एग्जाम में आपको मिल जाएगा 7th to 12th सेंचुरी, क्योंकि 647 एडी में हर्षवर्धन के शासनकाल का अंत होता है। तो कई जगह पे एग्जामिनेशन में ऑप्शन में रहता है फैक्ट्स के रूप में कि जो अर्ली मेडिएवल फेज है वो कब से कब तक है। तो या तो ऑप्शन में रहेगा 7th to 12th सेंचुरी, या रहेगा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 8 to 12th सेंचुरी एडी या 7th to 12th सेंचुरी एडी। दोनों ही सही है। जो भी ऑप्शन आपके सामने होगा आप आंसर कर देंगे। ठीक है, फैक्ट्स के रूप में ये होगा, कोई एक ही होगा इसमें। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि 647 एडी से लेकर जो हर्षवर्धन के शासन का अंत है, और वहां से 12वीं शताब्दी तक 12th सेंचुरी एडी तक का जो समय है वो पूर्व मध्यकाल में रखा जाता है, यानी अर्ली मेडिएवल फेज में रखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद लेटर मेडिएवल फेज, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत और मुगलों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्ली मेडिएवल फेज को हमने 3 पार्ट में रखा था। एक हमने नॉर्थ इंडिया, फिर दूसरा साउथ इंडिया, और तीसरा मुस्लिम इन्वेजन। तो नॉर्थ इंडिया को हमने देख लिया था कि हर्षवर्धन के शासन के बाद आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स उभर के आते हैं।
उनके ओरिजिन को देखा था, और वहीं पे हमने नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में ही देखा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी। कन्नौज था यहां पर गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है, और यहां पर पालाज थे बिहार बंगाल में। तो ये कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट संघर्ष होता है। यहां राष्ट्रकूटाज थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूटा यहां पर है कौन, यहां पर है गुर्जर प्रतिहार। मैं लिख देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। जीपी यानी यहां पे गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, यहां पे पालाज है और यहां पे राष्ट्रकूटाज है, ठीक है। इन तीनों में यहां पे के कन्नौज के लिए एक संघर्ष होता है, ठीक है, जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। तो ये हमने देखा था नॉर्थ इंडिया वाले में। राजपूत, विभिन्न राजपूत वंशों को हमने पढ़ लिया था। गुर्जर प्रतिहार जो थे अर्लीस्ट राजपूत थे, वहीं पे ये राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में। वहीं पे आपको यहां पर इस गुजरात वाले पार्ट में आप देखेंगे सोलंकी और या चालुक्य इनको कहते थे, ये थे। परमार थे मालवा में, ठीक है, इसी तरह बुंदेलखंड में चंदेल थे। तो अलग अलग हमने राजपूत वंशों को और उनके एक्टिविटीज को देख लिया था। और कन्नौज के लिए ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल को भी हमने देखा था, गुर्जर प्रतिहारों में, पालों में और राष्ट्रकूटाज में। यहां पे राष्ट्रकूटाज में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया में पूरा देख लिया था। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में हमने हिंदू शाही किंगडम्स के बारे में भी समझा था, ठीक है। वो सारा हमने नॉर्थ इंडिया के एक्टिविटीज को देख लिया था हर्षवर्धन के बाद का। तो यहां हम खत्म कर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद हमने एंशिएंट हिस्ट्री साउथ इंडिया का देखा था, साथ साथ चल रहे थे हम। तो देखिए, चूंकि एंशिएंट हिस्ट्री जो साउथ इंडिया का जो है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो रहा था कहां पे, वो आपको मेडिएवल फेज में भी उसको रखा जाता है। जो साउथ इंडिया का प्राचीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, उसके मेजर पोर्शन जो है वो अर्ली मेडिएवल फेज को भी कवर करते हैं। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था जो अर्ली मेडिएवल फेज में जिनकी एक्टिविटीज है, मैंने बताया राष्ट्रकूटा है, तो हमने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में साउथ इंडिया के, ठीक है। लेकिन अर्ली मेडिएवल फेज में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज के लिए अभी मैंने बताया गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटों का एक संघर्ष चलता है कन्नौज के लिए। तो इनकी भूमिका राष्ट्रकूटों की वहां भी, यहां भी है अर्ली मेडिएवल फेज में, ठीक है। तो यहां पर हमने उन सबको देख लिया था और पल्लवों को देखा था हमने, अभी मैं बताऊंगा। और फिर हम यहां पर आ गए हैं, अब चोलों को देखेंगे जो कि पल्लवों को रिप्लेस करेंगे। तो मैं एक बार, और उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा नॉर्थ और साउथ, तो फिर हम मुस्लिम इन्वेजन को देखेंगे। अरबों का इन्वेजन, मोहम्मद गजनवी का इन्वेजन, मोहम्मद गोरी का इन्वेजन, और मोहम्मद गोरी के इन्वेजन के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। और यहीं से हम लेटर मेडिएवल फेज में इन कर जाएंगे। और दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 में बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो ये हम देखेंगे लेटर मेडिएवल फेज में। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, देखिए पूरा बैकग्राउंड आपको मैं दे रहा हूं। तो दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि मौर्यों के सक्सेसर के रूप में आपको कुछ विदेशी ताकतें आती हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें आएंगी और कुछ देशी ताकतें उभरती हैं। विदेशी ताकतों में सबसे पहले बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक हिंद यवन आएंगे इधर से, फिर इधर से ही सीथियंस यानी कि शक आएंगे सेंट्रल इंडिया से, फिर आप देखेंगे कि पर्थियंस आएंगे जिन्हें हम पहलव कहते हैं। ये एक पल्लव होंगे और ये पहलव होंगे पर्थियंस, जो कि ईरान के नॉर्दर्न पार्ट और कुछ सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में रहते थे, वो आएंगे। और लास्ट में कुषाण आएंगे। ये मौर्यों के फॉरेन सक्सेसर के रूप में भारत में आते हैं। वहीं पे आप मौर्यों के इंडिजिनस सक्सेसर यानी देसी जो उत्तराधिकारी हैं, तो उनको जब आप देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था कि नॉर्थ इंडिया में आपको पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक की हत्या करेगा और यहां पर शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा। फिर यहीं पे कण्व डायनेस्टी आ जाएगा, शुंग के बाद कण्व आ जाएंगे। और कण्व जब खत्म होता है तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यहीं पे आप देखेंगे कि यहां पे आ जाते हैं कौन, यहां पे देखेंगे कि यहां पे आ जाएंगे सातवाहन। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहां सातवाहन आ जाएंगे, ठीक है। सातवाहन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सातवाहन, ठीक है। सातवाहन
बिल्कुल समझिएगा, अभी हम चोलों पे पहुंचेंगे, इसी तरह से आपका सीक्वेंस बन जाएगा। सातवाहन, एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहन है, और फिर जब सातवाहनों का अंत होगा तो यहीं पे वाकाटक आ जाते हैं। वाकाटकों को भी हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाकाटकों के बाद आप जब कर्नाटका वाला क्षेत्र यहीं पे मिला लेते हैं, कुछ यहीं पे आपको कर्नाटका वाला क्षेत्र मिल जाएगा, और कर्नाटका वाला क्षेत्र मिलाने के बाद आप देखेंगे कि यहीं पर चालुक्य वातापी आ जाएंगे। ठीक है, चालुक्य वातापी, वी स्टैंड्स फॉर वातापी, चालुक्य वातापी। और फिर यहां देखिए वाकाटका के बाद कर्नाटक का क्षेत्र, चालुक्य वातापी आ जाएंगे। इसी क्षेत्र में कर्नाटका का क्षेत्र लिए हुए वातापी या मॉडर्न बादामी, ये कर्नाटका में है, तो चालुक्य वातापी आ जाएंगे। फिर यहीं पे चालुक्य वातापी को रिप्लेस कर देंगे, आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटा को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी। ठीक है, जिस समय जब चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा यहां पर हैं, उसी समय यहां पर देखेंगे कि एक आपको पल्लव वंश यहां पर है। पल्लव वंश, पल्लव वंश जो है ये आपको आप कह सकते हैं कि पल्लव यहां पे हैं। आपको नॉर्दर्न आंध्रा और साउदर्न तमिलनाडु को मिलाते हुए यह है पल्लव वंश। पल्लव वंश, तो यहां पे पल्लव है। ठीक है, पल्लव है यहां पर, और इन्हीं पल्लवों को रिप्लेस करेंगे थोड़ा और क्षेत्र ये लेते हुए। कौन? पांड्यों का क्षेत्र भी लेते हुए ये आ जाएंगे। पहले पांड्य थे यहां पर, ये पल्लवों को रिप्लेस कर देंगे चोल, और इन्हीं चोलों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इन्हीं चोलों को हम पढ़ने वाले हैं जो पल्लवों के का स्थान लेंगे। तो मैंने ये बता दिया था कि चालुक्य वातापी, देखिए चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा की पैरेलल शक्ति है कौन? पल्लव। और इसी तरह से आप देखेंगे तो चालुक्य कल्याणी की पैरेलल शक्ति होगी, ये पैरेलल शक्ति होगी ये चोल। ठीक है ना, तो चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा के पैरेलल हो जाएंगे पल्लव, और चालुक्य कल्याणी के पैरेलल हो जाएंगे ये चोल, जिनको हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल चोला को। ठीक है, जिसे इंपेरियल चोला भी कहते हैं। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब देखिए हमने नॉर्थ इंडिया खत्म किया अर्ली मेडिएवल फेज में। ठीक है, और साउथ इंडिया में जब हम जा रहे हैं तो आप चालुक्य वातापी एंशिएंट में भी है, और इनकी भूमिका अर्ली मिडिवल फेज में भी है। ठीक उसी तरह राष्ट्रकूटों को देखेंगे तो साउथ इंडिया के हिस्ट्री में हमने इनको पढ़ लिया, तो इनका अर्ली मिडिवल ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी इनकी भूमिका है। और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो अर्ली मेडिएवल फेज में होता है कन्नौज के लिए, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटों के बीच, उसमें भी इनकी भूमिका है। तो ये भी अर्ली मेडिएवल फेज में है। चालुक्य कल्याणी भी मेडिएवल फेज में इनकी भूमिका है, और पल्लवों की भी भूमिका मेडिएवल फेज में है। तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, या तो साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में इनको खत्म कर ले, या फिर आप आगे पढ़े जब अर्ली मेडिएवल फेज पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि इनका संबंध एंशिएंट इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री से भी है और मेडिएवल हिस्ट्री से भी है, इसलिए हमने उनको यहां पढ़ लिया। पल्लवों तक हमने पढ़ लिया था। तो यहां पर अब जब हम आ रहे हैं, यहां पर देखिए नॉर्थ इंडिया हमने खत्म कर लिया, साउथ इंडिया में जब हम आ रहे हैं तो ये सब हम खत्म कर चुके हैं। हाँ, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट, चालुक्य कल्याणी और पल्लव, यहां तक हम खत्म कर चुके हैं। तो बचता तो यही चोल है, तो अब चोल को यहां पे हम खत्म करेंगे। ठीक है, मेडिएवल चोल को, और फिर उसके बाद हम मुस्लिम इन्वेजन में इन कर जाएंगे, जो अर्ली मेडिएवल फेज का अंतिम पार्ट हमारा होगा। उसके बाद हम मेन दिल्ली सल्तनत और मुगल वाले पार्ट में आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा है ये चोल डायनेस्टी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपको मैं समझाऊं कि चोलों के बारे में। अभी ये जो चोल है ना, ये पूरा कवर कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगा, ये पूरा कवर कर लेंगे। तो अभी हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए अब मैंने ये बताया, ये हमारा आज का क्या है, इंट्रो एंड ओरिजिन ही आज हमको देखना है। तो देखिए मेडिएवल चोला करीब 450 साल का इतिहास है, 450 इयर्स का करीब करीब। 850 एडी से लेकर 1279 एडी तक इनका एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, 12वीं शताब्दी तक ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। 13वीं शताब्दी में जाते जाते ये कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, वीक हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम चोलों की बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
ये जो चोल हैं, आप देखिए, एक हमने देखा था फर्स्ट फेज में, जब चोलों को देखेंगे तो हमने संगम एज देखा था, अर्ली चोलों को। देखिए, जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो यहां पर 3 डायनेस्टी हमने देखा था। हाँ, चेर, यहां पे पांड्य और फिर चोल। मलाबार कोस्ट के पास चेरों को देखा था, फिर पांड्यों को देखा था और फिर चोलों को देखा था। ठीक है, ये संगम एज में देखा था। ठीक है, और ये संगम एज में जिन चोलों को देखा था, इन चोलों को हम कहेंगे, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, इन्हें अर्ली चोला कहा जाता था। अर्ली चोला, यहां ये अर्ली चोला है, अर्ली चोल, अर्ली चोला। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद सेकंड फेज में ये दिखाई नहीं देंगे, ऑब्लिवियन के स्टेट में है, कहां गए पता नहीं चलेगा। फिर थर्ड फेज चोलों का जो है वो 850 से 1070 एडी के बीच आपको दिखाई देता है इंपेरियल चोला के रूप में। आप इसे फोर्थ फेज को भी इंपेरियल नहीं रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वैसे मैंने बांट दिया, ये इंपेरियल चोला। अब इंपेरियल क्यों है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, 850 से लेके 1070 एडी तक ये इंपेरियल चोला के रूप में, मध्यकालीन चोल जो है इनको इंपेरियल चोला कहा जाता है। तो ये उभर के आते हैं, और चौथा फेज 1070 से 1279 एडी तक लेटर चोला ये कहे जाते हैं। तो हमें जो देखना है, हमारा जो टॉपिक है ये नहीं है, अर्ली चोला नहीं है, अर्ली चोलों को हम संगम एज में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है थर्ड और फोर्थ फेज, या आप एक ही में इंपेरियल चोला ही रख लीजिए पूरा, वैसे मैंने इसको बांट दिया है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है इंपेरियल चोला है, मेडिएवल चोला ही इंपेरियल चोला के रूप में आप देखेंगे। अब ये इंपेरियल क्यों थे, इसका रीजन है, अगर आप देखेंगे तो अभी मैं आगे बताऊंगा, जब हम अलग अलग शासकों को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। देखिए, इन्होंने श्रीलंका पे, म्यांमार पे, कंबोडिया पे, मालदीव पे कंट्रोल किया, चेर पांड्य पल्लवों को हराया, अंडमान और लक्षद्वीप भी जीता। अब देखिए, यहां पर आपको मैं बताऊं कि ये अर्ली चोला जो थे, देखिए यहां पे ये अर्ली चोला जो थे, यहां पे कावेरी, यहां पे अगर देखेंगे तो ये अर्ली चोला जो है ये यहां पे कावेरी डेल्टा है, देखेंगे ये कावेरी डेल्टा। तो कावेरी डेल्टा जो है, अर्ली चोल जो थे, इतिहासकारों का मानना है ये कावेरी तक ही सीमित थे, कावेरी डेल्टा के आसपास ही थे। ये अपने किंगडम को एम्पायर यानी साम्राज्य का रूप नहीं दे पाए थे, बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील नहीं कर पाए थे, एम्पायर नहीं बन पाया था। लेकिन अगर आप देखेंगे मेडाइवल चोलों को, यानी इन चोलों को, तो इन्होंने, देखिए यहां पर श्रीलंका, श्रीलंका कहां पे होगा, श्रीलंका यहां पे होगा। ये चोल जो हैं जिन्होंने पल्लवों को रिप्लेस किया, तो यहां पे श्रीलंका होगा। श्रीलंका के बाद म्यांमार, ये देखिए इधर म्यांमार होगा, ये म्यांमार होगा। ठीक है, उसके बाद कंबोडिया, आगे आएंगे आपको, यहां पर से म्यांमार के बाद थाईलैंड, इधर कंबोडिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मालदीव्स, मालदीव्स अगर देखें तो भारत के मैप में आप जाएंगे तो यहां पे आप देखेंगे नीचे की तरफ मालदीव्स हो जाएगा, यहां पे मालदीव्स हो जाएगा। ये मुझे लगता है मैं मिटा दूं, ठीक है ना, ये मालदीव्स यहां पे आप ऐसे समझते जाइए, ये मालदीव्स यहां पे हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, कंबोडिया हो गया, मालदीव्स हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे कि चेर पांड्य, जो संगम एज में आपने यहां पर चेरों को देखा, यहां पे पांड्यों को देखा, और फिर ये जो पल्लव, पल्लवों को तो रिप्लेस ही कर रहे हैं, ये पल्लवों को तो ये रिप्लेस ही कर रहे हैं, तो इनको भी हरा दिया। अंडमान एंड लक्षद्वीप, अब देखिए इधर आपको ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। मैंने क्या बताया, ये जो चोल हैं, यहां पर चोल आएंगे तो ये पल्लवों को रिप्लेस कर रहे हैं चोल, ठीक है ना। तो ये चोल जो है धीरे धीरे पल्लवों को रिप्लेस करके आएंगे, तो ये चोल जो है, अब देखिए मैंने क्या क्या बताया, श्रीलंका तो जीत ही रहे हैं, श्रीलंका के बाद श्रीलंका जीत लिया इन्होंने, श्रीलंका के बाद इनका कंट्रोल कहां पे हो गया, इनका देखिए यहां पर मालदीव्स पे है। उसके बाद ये कहां पे है, तो ये आपको मालदीव्स है, श्रीलंका है, म्यांमार यहां पे देखिए मैंने बता दिया म्यांमार है, फिर कंबोडिया है, ठीक है, इधर ही है, और उसके बाद यहां पे आप देखेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इधर हो जाता है,
ठीक है, लक्षद्वीप हो जाता है। उसके बाद चेर पांड्य पल्लव, ये चेर हो गया, यहीं पे पांडे हो गए और ये पल्लवों को पूरा ले लिया, तो ये पूरा जो है इनका हो गया। ठीक है, अंडमान, इधर अंडमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि पूरे के पूरे आपको देखेंगे, इधर अरब सागर, इधर इंडियन ओशन और इधर बंगाल की खाड़ी, सब पे इनका बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। उसके अलावा कुछ दूसरे देशों पर भी, जैसे श्रीलंका पे कंट्रोल है, मालदीव्स पे कंट्रोल है, कंबोडिया पे कंट्रोल है, हाँ, म्यांमार पे कंट्रोल है। ठीक है, आप देखिए तो इतना जो हमने यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि इनका जो है एक बहुत बड़ा एम्पायर का रूप दे दिया इन्होंने। चोलों ने, जो मेडिएवल चोला है, इन्होंने अपने किंगडम को एक बड़े एम्पायर का रूप दे दिया और ये विदेशों तक भी पहुंचे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, मालदीव्स, यहां तक पहुंचे हैं और बाकी देशी ताकतों को तो हराया ही हराया है। तो इस तरह से इन्हें इंपेरियल चोला कहा गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये इंपेरियल चोला कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए यही हमारा इंपेरियल चोला जो है, इसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अभी फिर से मैप पे और क्लियर बताऊंगा। उसके बाद देखिए, इनके पास लार्ज नेवी, बहुत बड़ा नेवी था, जिसकी शुरुआत, जिसका फाउंडेशन डाला था राजा फर्स्ट ने, और नेवी की वजह से ये पूरे जो पूरा है अरब सागर, आप इंडियन ओशन, इधर बंगाल की खाड़ी, इस पे ये कमांड कर पाए थे। देखिए, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को इन्होंने चोल झील में तब्दील कर दिया था, चोला लेक। बंगाल की खाड़ी को चोल लेक में इन्होंने तब्दील कर दिया था, चोल झील में बंगाल की खाड़ी को तब्दील कर दिया था। और यहां देखिए मैंने लिख दिया है। तो इन चोलों ने, मेडिएवल चोलों ने, जिन्हें इंपेरियल चोला कहा जाता है, इन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया, क्योंकि इनका पूरा कंट्रोल हो गया। लार्ज नेवी मैंने बता ही दिया, फाउंडर कौन है लार्ज नेवी का, राजा फर्स्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे जब हम रूलर्स और शासकों को पढ़ेंगे। यहां पर रूलर्स में हम बहुत सारे लोगों को, विजयालया को, आदित्य फर्स्ट को, पारंतक फर्स्ट, पारंतक सेकेंड, राजा फर्स्ट, राजेंद्र चोल, इन सबको पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम देखेंगे। उसके बाद ये फेमस क्यों थे? ये फेमस हैं रूरल सेल्फ रूल के लिए, यानी ग्रामीण स्वशासन के लिए ये फेमस हैं चोल। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि किस लिए फेमस थे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ग्रामीण स्वशासन के लिए। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये जो सेल्फ रूल है, ग्रामीण स्वशासन है, ठीक है, रूरल सेल्फ रूल की बात की गई है, ग्रामीण स्वशासन की कहां पे की गई है, इसकी चर्चा उत्तर मेरूर अभिलेख में है। और उत्तर मेरूर अभिलेख जो है, पारंतक फर्स्ट एक रूलर हैं, जिनके बारे में हम यहां जब आएंगे तो पढ़ेंगे, उनका यह अभिलेख है, पारंतक फर्स्ट, पारंतक प्रथम, एक और दो पार्ट में, एक 919 एडी का अभिलेख है और यह है 929 एडी का। तो इस तरह से आप देखेंगे। विक्ट्री की बात हमने कर ही दी, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, मालदीव्स, ठीक है, चेर पांडे, पल्लव, अंडमान, लक्षद्वीप, ये सारा इनका जीता हुआ है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर चोल हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, देखिए, तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, आप एक बार इसको देख लीजिए। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। उसके बाद म्यांमार, ये म्यांमार हो गया, ठीक है, सटा हुआ भारत से इधर। उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद यहीं पे कंबोडिया हो जाएगा, ठीक है। कंबोडिया के बाद मालदीव्स, मालदीव्स यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे मालदीव्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चेर पांडे, ये चेर है या नीचे पांडे है, यहां पल्लव हैं, ये सबको हरा देंगे, पल्लवों को ही तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और अंडमान, अंडमान किधर होगा भाई, तो अंडमान इधर हो जाएगा, ठीक है, अंडमान इधर हो जाएगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपको इधर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा हम देखेंगे कि कावेरी डेल्टा से निकल के इनका डोमिनेंस हो जाता है कहां पर, अरब सागर, इंडियन ओशन, बंगाल की खाड़ी पर। ये मेडाइवल चोलों का जो है, यही मेडाइवल चोलों का लोकेशन है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस तरह से ये तो शुरुआती दौर का होगा और बाद में ये बढ़ेंगे, अभी मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेडिएवल चोलों का जो
कंट्रोल है वो कहां कहां है। तो जहां तक आप देखेंगे अर्ली चोलों से अगर तुलना करें, जो संगम एज में हमने पढ़ा, तो अर्ली चोल जो थे ये अगर आप देखें तो ये सिर्फ कावेरी डेल्टा के आसपास ही ये इनका कंट्रोल था। लेकिन अगर हम इनका कहें मेडाइवल चोलों का, तो ये देखेंगे आप कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये जो चोल हैं ये के स्टैंड्स फॉर कावेरी, अभी मैं बताऊंगा कावेरी, और कावेरी से निकलकर ये फैल जाते हैं अरब सागर, ठीक है। ये चले जाते हैं कहां, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, देखिए मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये हिंद महासागर, और ये फैल जाते हैं कहां तक, बी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर चोल जो हैं मेडाइवल चोला, कावेरी के स्टैंड्स फॉर कावेरी, ए स्टैंड्स फॉर अरब सागर, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन ओशन हिंद महासागर, एंड बी स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल। तो कावेरी से निकलकर जो अर्ली चोला हैं वो कावेरी तक थे, ठीक है। लेकिन अब ये कावेरी पे तो है ही, इनकी शुरुआत कावेरी के पास से ही होगी, लेकिन ये पहुंच जाएंगे अरब सागर, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्ली चोल के कंपैरेटिवली ये बहुत बहुत स्ट्रांग है। और अर्ली चोल जहां अपने राज्य को एक बहुत बड़े साम्राज्य में तब्दील नहीं कर पाए, इन्होंने एक बड़े एम्पायर में तब्दील कर दिया, साम्राज्य में तब्दील कर दिया, ठीक है, मेडिएवल चोलों ने, इसीलिए इनको इंपेरियल चोल कहा गया। देखिए ये हम इंट्रो पार्ट में अच्छे से समझना है। अब यहां पर देखिए 6, अब ओरिजिन को अगर हम देखें कि कैसे ओरिजिन होता है, तो 6 to 7 सेंचुरी एडी में पल्लव और पांड्या हैं। कहां पे आप देखेंगे कि पल्लव और पांड्या हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहां पर देख लीजिए, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। देखिए अब इसको मिटा के और फिर मैं यहीं पे आपको बताता हूं। देखिए चलिए, ये मैं फिर से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है, फिर से आपको समझाने के लिए। देखिए यहां पर हम इस पार्ट में हैं, आपको पता है कि इंट्रो एंड ओरिजिन वाले पार्ट में है, यहीं पे हम चल रहे हैं अभी। देखिए 6th to 7th सेंचुरी एडी की बात है। 6th to 7th सेंचुरी एडी में देखिए पल्लवों का ये पूरा ये चोलों का ये पूरा प्लेस होगा, और बाद में चोल कहां कहां जाएंगे ये मैंने बता दिया है। ये अब देखिए इनका उद्भव कैसे होता है, ओरिजिन इनका कैसे होता है, इसको समझिए। देखिए 6th to 7th सेंचुरी की बात है, और इस समय कावेरी डेल्टा डिवीजन, कावेरी डेल्टा का डिवीजन है। कैसे, देखिए ये कावेरी डेल्टा यहां पे मैंने बनाया हुआ है रेड से, कावेरी डेल्टा, ठीक है। ये कावेरी नदी है और इसी डेल्टा होगा यहां पे, ठीक है, कावेरी डेल्टा जिसको कहेंगे। डेल्टा आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया ना, ये और ये, तो बीच का जगह ये डेल्टा के रूप में लिया जाता है। तो यहां पे कावेरी डेल्टा है। तो कावेरी डेल्टा का जो डिवीजन है ये दो पार्ट में है। कब, 6 to 7th सेंचुरी एडी के आसपास। एक पार्ट में पल्लव है जिनकी राजधानी कांची है। देखिए कांची, आज का कांचीपुरम, ये पल्लव उस समय है, ठीक है। दूसरे पार्ट में नीचे देखिए ये इसका डिवीजन है। तो कैसे डिवीजन है, पल्लवों और पांड्यों के बीच डिवीजन है। तो नीचे आपको पांड्य हैं जो कि मदुराई जिनकी राजधानी होती है। ये बेसिकली इनके पास कुछ केरला का पार्ट भी है, चेरों का कुछ पार्ट भी है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीजन है। लेकिन इस समय तक ये जो है इनमें संघर्ष चल रहा है, हाँ, आपस में। चूंकि ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड है और चूंकि ये दोनों पैरेलल शक्ति हैं, तो दोनों में संघर्ष चलेगा। तो 6 से 7 सेंचुरी में ये यहां पे हैं, इनमें संघर्ष चलते रहता है। 9th सेंचुरी आते आते, ठीक है, 9th सेंचुरी आते आते यहां पे लिखिए ये वीक होना शुरू हो जाएंगे 9th सेंचुरी में, और इसी का फायदा उठाएगा विजयालय। अब ये विजयालय कौन है, देखिए हम एक बात समझ ले कि चोल कौन थे भाई, तो पल्लवों के सामंत थे ये, फ्यूडेटरीज ऑफ, ये यहां पे लिख लीजिए आप, ये जो चोल हैं यहां पे लिख सकते हैं। ये जो चोल जो थे मेडाइवल चोला, ये पल्लवों के सामंत थे, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा।
सामंत। ठीक है ना। तो इतना तो तय हो गया कि ये दोनों शक्तियां जब आपस में लड़ रही हैं, पल्लव और पांड्या, ठीक है, ये दोनों लड़ रही हैं, तो बीच में कहीं चोल भी है, क्योंकि चोल कौन थे? ये पल्लवों के सामंत थे। और सामंत होते क्या हैं? सामंत ये होते हैं कि अधिकार तो जो ओरिजिनल से कोई भी किसी के भी सामंत हो गए, किसी भी शासक का या किसी भी डायनेस्टी में आप देखेंगे कि अगर उनके सामंत हैं तो कहा तो जाएगा कि साम्राज्य या राज्य तो उन्हीं के अंडर में है पूरा, ओवरऑल जो हेड होगा, जो मोनार्क होगा, राजा होगा, लेकिन उसके सामंत के रूप में छोटे छोटे शासक भी रहेंगे। तो यानी कि अगर पल्लव यहां पे हैं तो इनके सामंत के रूप में यहां कहीं चोल भी कहीं ना कहीं यहां पे हैं। आप देखेंगे यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे चोल भी हैं, क्योंकि चोल जो हैं ये तो सामंत हैं किसके? पल्लवों के। तो पल्लवों के सामंत जो हैं ये चोल हैं। तो ये जो चोल हैं, जब इन दोनों में संघर्ष चल रहा है और चोल जो है पल्लवों के सामंत हैं, यानी कि ये पल्लवों के अंडर में ही हैं। सामंत पल्लवों के सामंत हैं, चोल तो चोल भी पल्लवों के अंडर में ही हैं। ठीक है ना, इनके अधीन हैं। लेकिन जब इन दोनों में संघर्ष चल रहा है तो उस समय क्या होगा? ये चोल भी इसका फायदा उठाएंगे। कब? जब 9th सेंचुरी में ये और ये कमजोर होने लगेंगे। आप एक बात समझिए, जिस समय ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और यहां से राष्ट्रकूटाज, यहां पे राष्ट्रकूटाज हैं, समझ लीजिए, यहां पे राष्ट्रकूटाज हैं, और ये तीनों संघर्ष कर रहे हैं कन्नौज के लिए। ठीक है, ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। ये नॉर्थ इंडिया में के लिए में कन्नौज के लिए संघर्ष चल रहा है। ऐसा ही एक संघर्ष यहां पर पल्लव, चोल और पांड्यों के बीच देखने को मिल रहा है। ये चोल हमेशा ध्यान रखिए पल्लवों के सामंत हैं, इसलिए अभी मैंने इनको बीच में रखा है, और ये पूरा का पूरा पल्लव साम्राज्य है। ठीक है, और चोल इनके अंडर ही है उस समय तक। लेकिन जब पल्लव और पांड्यों में संघर्ष चलता है, ठीक है, उस समय क्या होगा? दो शक्तियां पल्लव और पांड्या हैं, इन दोनों में जब संघर्ष चलता है 9th सेंचुरी में ये कमजोर होने लगते हैं। इसी का फायदा ये चोल जो यहां पे हैं, इन्हीं का एक सामंत है चोल साम्राज्य में ही, चोल जो इनका वंश चल रहा होगा, एक व्यक्ति है विजयालया। ठीक है, ये क्या करता है? पांड्यों से इनके वीकनेस का फायदा उठाकर तंजावुर छीन लेगा, तंजावुर जीत लेगा और इसी को अपनी राजधानी बना लेगा। ठीक है, इसको बना लेगा राजधानी, कैपिटल बना लेगा। ठीक है, ये कैपिटल बना लेगा। उसके बाद कैपिटल बना लेगा। अब ये फाउंड कर लेता है, 850 एडी की घटना है जब ये फाउंडेशन डालता है चोल डायनेस्टी का, यानी कि इंपेरियल चोलास का। फाउंडर ऑफ चोलास कौन है? विजयालया, इंपेरियल चोलास का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 850 एडी में विजयालया के बाद आदित्य फर्स्ट है। हमने जब पल्लव वंश को पढ़ा था तो पल्लव वंश को हमने बताया था कि अंतिम पल्लव शासक था अपराजित वर्मन, और उसको हराया था किसने? आदित्य फर्स्ट ने, और पूरे पल्लव राज्य को, पूरे पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य का अंग बना लिया था। तो यहां मैंने लिख दिया, इसने हरा दिया आदित्य फर्स्ट ने, और पल्लव राज्य को चोल साम्राज्य, पल्लव राज्य का चोल साम्राज्य में विलय कर दिया। विलय का मतलब ये यहां पर है कौन? आदित्य चोल होगा। अब यहां पर तो पांड्यों को जीत लिया था, पांड्यों से जीता था क्या? तंजावुर, किसने? विजयालया ने। अब यहां से क्या करेगा? ये पूरा आपको मिल जाएगा किसमें? आदित्य चोल क्या करेगा? पल्लवों का पूरा साम्राज्य आदित्य चोल या आदित्य फर्स्ट मिला लेगा, और ये पूरा पल्लव साम्राज्य हो जाएगा, सॉरी चोल साम्राज्य हो जाएगा। पल्लव यहां से हट जाएंगे और ये पूरा हो गया चोल। ठीक है ना। फिर बाद में पारंतक फर्स्ट आएगा और पांड्यों से मदुरई जीतेगा, और ये पूरा पांड्य साम्राज्य
ये पांड्य भी हट जाएंगे पूरी की पूरी तरह से, और ये पूरा चोल साम्राज्य यहां पे अब रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरे ख्याल से, ये पूरा चोल आ गए, यानी कि पांड्यों को रिप्लेस कर दिया गया पहले पल्लवों को। ठीक है, पहले शुरुआती दौर में तंजावुर जीता पांड्यों से, और उसके बाद आदित्य प्रथम ने क्या किया, आदित्य फर्स्ट ने अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हरा दिया, और ये पूरे पल्लव राज्य को चोल साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है ना, चोल साम्राज्य में मिला दिया, और बाद में पारंतक फर्स्ट, जिसे रियल फाउंडर कहते हैं, इसी को रियल फाउंडर कहते हैं, पांड्यों से मदुरई भी जीत लेगा। तो इस तरह से पूरा जो है अब ये चोलों का हो जाएगा, ये मदुरई भी जीत लेगा, ये रियल फाउंडर है, रियल फाउंडर कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको क्या समझना है, 6th सेंचुरी एडी में कावेरी डेल्टा, यहां कावेरी है, 2 पार्ट में डिवाइड है, पल्लव पांड्या। ठीक है, तो क्या होगा, पल्लवों के अधीन है चोल, क्योंकि चोल जो थे ये पल्लवों के सामंत थे, फ्यूडेटरी थे, उसी का चोलों में से चोल डायनेस्टी जो चल रही होगी कहीं ना कहीं, जो सामंत होंगे चोल, उन्हीं में है एक विजयालया। वो क्या करता है, जब 9th सेंचुरी में वीक पड़ते हैं पल्लव और पांडे, फायदा उठाता है और ये तंजावुर छीन लेगा पांड्यों से, यहां पांडे थे, तंजावुर छीन लेगा, उसे राजधानी बना देगा अपनी। तो इस तरह से 850 एडी में वो एक तरह से चोल साम्राज्य की नींव रख देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आदित्य फर्स्ट आता है। आदित्य फर्स्ट क्या करेगा, अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराएगा और ऊपर वाला पूरा मिला लेगा। अंतिम पल्लव शासक यहां पल्लव हैं, अपराजित वर्मन को हराकर पूरा मिला लेता है, और चोलों का विलय इसमें हो जाता है पल्लवों में, यानी पल्लवों को रिप्लेस कर दिया गया। और फिर पारंतक प्रथम आएगा, वो पांड्यों से यहां मदुरै भी छीन लेगा, और ये पूरा का पूरा चोल साम्राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इनका ओरिजिन कैसे होता है चोलों का। बाद में तो ये पूरा चोल जो है, ये देखिए सब इनके पास आ जाएगा, इधर इधर सब आ जाएगा ये इनके पास, ये यहां तक जाएंगे, फिर बाद में श्रीलंका और लंका मैंने बता ही दिया, ये सारा चोलों के पास आ जाएगा। श्रीलंका और लंका सब कुछ आएगा, आपको मालदीव्स आएगा, श्रीलंका आएगा, म्यांमार आएगा, कंबोडिया आएगा, ठीक है, अंडमान आएगा, लक्षद्वीप, तो सारा चीज आप देखेंगे इनके पास आ जाएगा। इसलिए इनके, क्योंकि इन्होंने विदेशों पर भी कंट्रोल किया, श्रीलंका पे, मालदीव्स पे, तो इस तरह से इनको इंपेरियल चोला कहा गया। जब इनका अंत होगा, पल्लवों की ये सामंत है, यहां मैंने लिख दिया था, जब इनका अंत होगा, ठीक है, जब ये खत्म होंगे मेडिएवल चोला, तो ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे, फिर पांडे आ जाएंगे, पांडे और होयसाला से, इनकी जगह पे फिर पांडे और होयसाला आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे ओरिजिन को देखा। हाँ, इंट्रो क्लास था और ओरिजिन के बारे में था कि कैसे इनका उद्भव होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, इसमें इतना स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट के लिए था। ठीक है ना, तो इस तरह से हम आगे जब बढ़ेंगे तो अगले वीडियो से रूलर्स की तरफ, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, रिलीजन और कला को देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।